हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम करें करंट अफेयर्स जो है 2 तारीख तक की। कब से लेकर है 28, ठीक है। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखर ने कहा वडोदरा प्लांट से 2026 में मिलेगा पहला विमान। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को घोषणा की कि एयरबस के सहयोग से स्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स 2 साल के अंदर अपना पहला C-295 सैन्य परिवहन विमान वितरित करने के लिए तैयार कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर एन चंद्रशेखर ने परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अगले 2 वर्षों के भीतर हम अपने पहले विमान की डिलीवरी देखेंगे। वित्त मंत्रालय ने जारी की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट। आर्थिक प्रदर्शन संतोषजनक, मांग पर नजर रखने की जरूरत। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान संतोषजनक रहा है, लेकिन आगे मांग की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय की ओर से सितंबर महीने की जारी एक समीक्षा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य अच्छा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने सोमवार को जारी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के सितंबर संस्करण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य अच्छा है। इसका कारण रुपए समेत बाह्य मोर्चों पर स्थिरता, सकारात्मक कृषि परिदृश्य, त्योहारों की मांग में सुधार और सरकारी खर्च में वृद्धि की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर उम्मीद है कि इससे निवेश गतिविधियों में तेजी आएगी। शहरी मांग में नरमी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति पर नज़र रखने की जरूरत है। मंत्रालय के इस आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता धारणा में नरमी, सामान्य से अधिक बारिश के कारण सीमित ग्राहक संख्या और विभिन्न मौसमी अवधियों में लोगों के नई खरीदारी से बचने को देखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि शहरी मांग में नरमी आई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़ी। सितंबर की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई दर 2 महीने की नरमी के बाद सितंबर महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़ी है। इसकी वजह अनियमित मानसून के चलते मुख्य रूप से कुछ सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ना था। रिपोर्ट के अनुसार कुछ सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि को छोड़ दिया जाए तो महंगाई काफ़ी हद तक काबू में नजर आ रही है। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार फ्रांस के ला रियूनियन पहुंचा। भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार फ्रांस के ला रियूनियन पहुंच चुका है। ला रियूनियन की यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत फ्रांस साझेदारी को मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार रविवार को फ्रांस के ला रियूनियन पहुंचा। ला रियूनियन इस यात्रा से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और फ्रांस की साझेदारी को मजबूती मिलेगी। INS तलवार ला रियूनियन बंदरगाह यात्रा के दौरान फ्रांसीसी नौसेना के साथ क्रॉस डेक यात्राएं करेंगे और आपस में तालमेल बिठाएंगे। इससे पहले इस जहाज को 27 अक्टूबर को प्रवासी भारतीयों के लिए खुला रखा गया था। भारत और फ्रांस के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों देशों के बीच गहरी स्थायी रणनीतिक साझेदारी है। PM मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का किया शुभारंभ। एम्स के ऋषिकेश करेगा संचालित। धन्वंतरि जयंती एवं आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित की जाने वाली देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वर्चुअली शुभारंभ किया। उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्य में चिकित्सा सेवाओं में हेलीकॉप्टर का प्रयोग बहुत लाभकारी और प्रभावशाली होगा। इस अवसर पर केंद्रीय उद्यान राज्य मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कहा कि उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में शुरू ही हेली एम्बुलेंस सेवा प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रयास रहा है कि एक जान और एक क्षण, यह दोनों ही बहुत कीमती हैं। इन दोनों को मिलाकर ही इस हेली एम्बुलेंस की शुरुआत की है।
इस मौके पर एम्स ऋषिकेश सभागार के मेन ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा केंद्रीय उद्यान राज्य मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू, राज्य स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। पीएम ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के एम्स कल्याणी में किया नई सुविधाओं का उद्घाटन। पीएम मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एम्स कल्याणी में कई नई सुविधाओं का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में कार्डियक कैथ लैब और एक जन औषधि केंद्र शामिल है। नई कार्डियो पल्मोनरी बाईपास CPB मशीन एम्स कल्याणी के अधिकारियों ने बताया कि कार्डियक कैथ लैब में हृदय के कक्षों, धमनियों और अन्य भागों को देखने के लिए इमेजिंग उपकरण लगे हैं, जबकि नई कार्डियो पल्मोनरी बाईपास CPB मशीन हृदय और फेफड़ों के कार्यों को अस्थायी रूप से संभाल सकती है, जो सर्जरी के दौरान सहायक होती है। मोदी ने इस मौके पर एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया, जो सस्ती जेनरिक दवाओं की बिक्री के लिए समर्पित है। आयुष्मान भारत में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार, शामिक भट्टाचार्य और अन्य पार्टी नेता एम्स कल्याणी परिसर में उपस्थित थे। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री ने लगभग 12,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और अपनी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को सभी 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विस्तार किया। अयोध्या दीपोत्सव भगवान राम की धरती पर 28 लाख दिए जलाकर बनाया जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार बुधवार को दीपोत्सव पर अयोध्या के राम मंदिर में लगभग 28 लाख दिए जलाकर ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इस साल 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 500 साल के बाद इस वर्ष भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं। इसकी तैयारी को लेकर अयोध्या के संत, महंत और अयोध्यावासी काफ़ी उत्साहित हैं। अयोध्या को सजाया जा रहा है। इस उपलब्धि के साथ ही महोत्सव की आरती के दौरान एक और रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें 1100 से अधिक लोग सरयू घाट पर एक साथ सबसे बड़ी आरती करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है और इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस साल कई चीज़ें नए रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाई जाएंगी। आज के कार्यक्रम में सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई देशों से कलाकार आ रहे हैं। इस 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा हम सरयू घाट पर 1100 वेदाचार्यों के साथ 1100 दियों से आरती भी करेंगे। वह भी गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड बनाएगा। इससे पहले सीएम योगी ने सभी को इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने और दियों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को देखने का निमंत्रण दिया है। नई चेतना 3.0 लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने को 25 नवंबर से चलेगा अभियान। देश भर में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने से संबंधित सहयोग और कार्य योजनाओं पर चर्चा करने के लिए 7 मंत्रालय एक साथ आए हैं। इसके लिए इन मंत्रालयों के प्रतिनिधि केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय बैठक की। नई चेतना अभियान 3.0 बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव स्मृति शरण द्वारा नई चेतना अभियान के पिछले संस्करणों के प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत करने से हुई। 1 महीने तक चलने वाला यह 3.0 नई चेतना अभियान 25 नवंबर को शुरू किया जाएगा और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक चलेगा। नई चेतना क्या है? नई चेतना अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विभिन्न पहलों के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और सूचित कार्यवाही करना है। अपनी स्थापना के बाद से नई चेतना ने देश भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है, जिससे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। अपने पहले वर्ष में यह अभियान विभिन्न मंत्रालयों के समर्थन में 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा, जबकि इसके दूसरे संस्करण नई चेतना 2.0 में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5.5 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसने देश भर में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 9 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की हैं।
एक देश एक संविधान का संकल्प पूरा, अब एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता पर काम। पीएम मोदी ने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर कहा कि एक देश एक संविधान का संकल्प पूरा करने के बाद अब उनकी सरकार देश में एक देश एक चुनाव और एक देश एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार सुबह भाग लिया। प्रधानमंत्री ने संबोधन में अपनी सरकार के एकता की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज बहुत से विषयों को पूरे राष्ट्र में एक समान लागू किया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधा, पहचान पत्र, राशन, बिजली ग्रिड जैसे विषय शामिल हैं। आज पूरे देश में एक संविधान समान रूप से लागू है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अनुच्छेद 370 हटाने के बाद इस बार पहली बार पदभार ग्रहण करते समय संविधान की शपथ ली है। पीएम मोदी ने एकता दिवस पर दिलाई एकता की शपथ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देश से नक्सलवाद का खात्मा, पूर्वोत्तर में अलगाववादियों को मुख्य धारा में शामिल करना और आतंक को करारा जवाब देने जैसे विषय भी शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एकता दिवस पर एकता शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का अवलोकन किया। इस परेड में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुई। विशेष आकर्षणों में एनएसजी की हेल मार्च टुकड़ी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के महिला और पुरुष बाइकर द्वारा साहसी प्रदर्शन, बीएसएफ द्वारा भारतीय मार्शल आर्ट के संयोजन पर एक शो, स्कूली बच्चों द्वारा पाइप बैंड शो, भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण फ्लाई पास्ट आदि ये सब शामिल रहा। इसी में इन्होंने ये सब बातें अपनी कही हैं। आज से बदल जाएंगे मनी ट्रांसफ़र से लेकर मैसेज ट्रांसबिलिटी तक के नियम। 1 नवंबर यानी आज शुक्रवार से मैसेज ट्रांसबिलिटी और मनी ट्रांसफ़र से जुड़े कई नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव क्रेडिट कार्ड से लेकर मनी ट्रांसफ़र और यूपीआई लाइट तक किए जाएंगे, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा। यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वाले पहले की तुलना में कर सकेंगे अधिक पेमेंट। यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म पर आज से 2 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों के कारण यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वाले लोग पहले की तुलना में अधिक पेमेंट कर सकेंगे क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। आज से मैनुअल टॉपअप की जगह ऑटो टॉपअप फीचर शुरू। इसी तरह दूसरे बदलाव के तहत आज 1 नवंबर से मैनुअल टॉपअप की जगह ऑटो टॉपअप फीचर शुरू हो जाएगा। ऐसा होने पर यूज़र का यूपीआई लाइट बैलेंस तय सीमा से नीचे जाने की स्थिति में नए ऑटो टॉपअप फीचर से पैसे ऐड हो जाएंगे। इस तरह यूपीआई लाइट की मदद से बिना रुके पेमेंट किया जा सकेगा। आरबीआई द्वारा घरेलू स्तर पर मनी ट्रांसफ़र के लिए बनाए गए नए नियम आज से हो जाएंगे लागू। इसी तरह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू स्तर पर मनी ट्रांसफ़र के लिए बनाए गए नए नियम भी आज से लागू हो जाएंगे। इन नियमों की मदद से फ्रॉड के लिए बैंकिंग चैनल्स के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी। आज से ही म्यूचुअल फंड के नए इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम भी लागू हो जाएंगे। इन नए नियमों के अनुसार एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के फंड में नामित किए गए लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए गए 15 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया है। भारतीय सेना की टुकड़ी अभ्यास गरुड़ शक्ति के लिए इंडोनेशिया रवाना। इंडोनेशिया के विशेष बलों के साथ अभ्यास गरुड़ शक्ति के 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए 25 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी सीजी टुंग जकार्ता इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गई है। दोनों देशों के सैनिकों का यह अभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार बनेगा संयुक्त अभ्यास। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिक और इंडोनेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व इंडोनेशियाई विशेष बल कोपासस करेंगे, जिसमें 40 क्रमिक शामिल हैं। अभ्यास गरुड़ शक्ति का उद्देश्य दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना, दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को विकसित करना और दोनों सेनाओं के बीच विचार विमर्श और सामरिक सैन्य अभ्यासों के पूर्वाभ्यास के माध्यम से बंधन को मजबूत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। वेस्ट टू एनर्जी, जो जितना भी वेस्ट हो जाता है कूड़ा कचरा, उससे एनर्जी बन जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में वेस्ट
टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में बात की। गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। यह प्लांट गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल समूह के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 टन कचरे से प्रति घंटे तैयार हो रही 15 मेगावाट बिजली। फिलहाल प्रायोगिक संचालन के तहत इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 टन कचरे को संसाधित कर प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से चालू होने के पर यह संयंत्र शहर के कुल 4000 मैट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। केरल कैडर के IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का कार्यभार संभाला। राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे केरल कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 20 अगस्त 2024 को विशेष कार्य अधिकारी रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया था। कार्यभार संभालने से पहले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कार्यभार संभालने से पहले राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, देश हमेशा मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों का ऋणी रहेगा और वीर सैनिकों की असाधारण बहादुरी और बलिदान भारत को एक सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए हमारी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। इससे पहले राजेश कुमार सिंह 24 अप्रैल 2023 से 20 अगस्त 2024 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल रहे थे। इससे पहले उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव के पद पर कार्य किया। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 2 नवंबर से तैयारियां पूरी, यानी कि आज से शुरुआत हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति को करीब से देखने और उसका लुत्फ उठाने का इंतजार खत्म हो गया है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला शनिवार यानी कि 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस मेले में लोग राजस्थान की संस्कृति रूबरू होंगे। यह मेला इस बार 2 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर को समाप्त होगा। मेले में देश विदेश के पर्यटक भी लेते हैं भाग। आपको बता दें, पुष्कर मेले में देश का सबसे बड़ा पशु मेला भी शामिल होगा। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रेगिस्तान का जहाज ऊंट होता है। इसके करतब के अलावा कई प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से पर्यटक भी हिस्सा लेते हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जवान मुस्तैद रहेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मेले में ऊंट का बड़े स्तर पर व्यापार होता है। अजमेर जिले से 15 किलोमीटर दूर पुष्कर मेले का आयोजन 100 वर्षों से भी पहले चला आ रहा है। इस मेले में ऊंट को बड़े स्तर पर व्यापार होता है। लोग अपने अपने ऊँटों को निराले अंदाज में सजाकर यहाँ लाते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग पुष्कर मेले में शिल्पग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ अभ्यास, वज्र प्रहार के लिए भारतीय दल रवाना। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार करने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी शुक्रवार को अमेरिका रवाना हो गई। यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होगा। इसी तरह का पिछला अभ्यास दिसंबर 2023 में मेघालय के उमरोई में हुआ था। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच 1 साल के भीतर यह दूसरा सैन्य अभ्यास है। पिछला युद्ध अभ्यास 2 माह पूर्व सितंबर में राजस्थान में आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों सेनाओं की 45 कर्मियों वाली सैन्य टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स और अमेरिकी सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स करेंगी। इस वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त रूप से कार्य करने और विशेष संचालन रणनीति के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ाकर भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में किया शुरू। जाने क्या है मिशन। इसरो ने शुक्रवार को देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च की घोषणा की, जो लद्दाख के लेह में शुरू हुआ। इस मिशन का नेतृत्व इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने किया है, जिसे AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है और लद्दाख स्वतः पहाड़ी विकास परिषद द्वारा इस समर्पित है। मिशन का उद्देश्य एक अंतर्ग्राहीय आवास में जीवन का अनुकरण करना और पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन स्थापित करने की चुनौतियों का पता लगाना है।
भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू। इसरो के मुताबिक भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू हुआ। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो द्वारा AAKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, II बॉम्बे, लद्दाख स्वत पहाड़ी विकास परिषद द्वारा समर्पित एक संयुक्त प्रयास में यह मिशन पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करेगा। लद्दाख का अत्यधिक अलगाव, कठोर जलवायु, अद्वितीय भौगोलिक विशेषताएं इसे इन खगोलीय पिंडों पर आधार अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों का अनुकरण करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। यह मिशन भारत के गगनयान कार्यक्रम और भारत भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करने के लिए मूल्यवान डेटा का योगदान देगा। लद्दाख की शुष्क जलवायु, उच्च ऊंचाई, बंजर भूभाग, मंगल और चंद्र स्थितियों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो इसे एनालॉग शोध के लिए आदर्श बनाते हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में से डॉक्टर आलोक कुमार ने शुरू में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए लद्दाख का उपयोग करने का विचार प्रस्तावित किया था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर, GST संग्रह अक्टूबर में 9% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर GST राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 9% बढ़कर अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। पिछले साल समान अवधि में GST राजस्व 1.72 लाख करोड़ रुपए रहा था। घरेलू लेन देन से अधिक राजस्व मिलने की वजह से GST राजस्व संग्रह बढ़ा है। अक्टूबर में GST राजस्व संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए। GST महानिदेशालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि अक्टूबर में GST राजस्व संग्रह 1,87,346 करोड़ रुपए यानी कि 1.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में GST राजस्व संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह GST राजस्व संग्रह में 8.9% का इजाफा हुआ। GST राजस्व संग्रह में यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू लेन देन से होने वाली आय में बढ़ोतरी के कारण हुई है। ठीक है, और इसके साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।